ट्राइबल का मीनिंग क्या होता है? आदिवासी जातियां, कम्युनिटीज, समुदाय। जो आदिवासी समुदाय होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और उपनिवेशवाद में, कॉलोनिज्म मीन्स होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेश काल में, उपनिवेश काल कौन सा होता है हमारा? जो ब्रिटिश शासन काल है। उस शासन काल में जो आदिवासी समुदाय थे उनका किस तरह से विकास हुआ या ह्रास हुआ, ऑल थिंग्स वी विल नो इन दिस चैप्टर। तो आज हम जानेंगे आदिवासी समुदाय के बारे में और उपनिवेश काल में उनका क्या प्रभाव था, ऑल थिंग्स हम जानने वाले हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द की टर्म्स। पहले हम की टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। आदिवासीज, फर्स्ट की टर्म है आपकी आदिवासीज। आदिवासीज क्या होते हैं? ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल समुदाय होते हैं, पहाड़ों के एरियाज में रहने वाली, फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाली प्रजातियां, उन्हें हम ट्राइबल पीपल्स के रूप में जानते हैं। उन्हीं को आदिवासी के रूप में जाना जाता है। बंजाराज, बंजाराज क्या होते हैं? ए नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक ट्राइब वे पीपल्स, वे प्रजातियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती रहती हैं, उनको हम बंजाराज या नोमैडिक ट्राइब के रूप में जानते हैं। भेंट बेगारी, भेंट बेगारी क्या होती है? इट इज ए टर्म फॉर वर्क विदाउट पेमेंट। जब किसी व्यक्ति को बिना पेमेंट के वर्क करने के लिए फोर्स किया जाता है उसको हम भेंट बेगारी कहते हैं। भेल्स, भेल्स क्या है? ये एक प्रजाति का नाम है। ए ट्राइब इनहैबिटिंग द हिल्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल एशिया। वेस्ट सेंट्रल इंडिया में रहने वाली प्रजाति को भील प्रजाति के नाम से जाना जाता है। डिकूज, डिकूज क्या होता है? और आउटसाइडर्स हु बिलोंग टू नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज। वे पीपल्स जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग नहीं करते, उनको, जो आदिवासी प्रजातियां होती हैं उनको डिकूज की संज्ञा देती हैं, मींस आउटसाइडर्स उनको कहा जाता है। आदिवासी शब्द, आदिवासी जो प्रजातियां होती हैं इन पीपल्स के लिए एक शब्द यूज करती हैं, उसको डिकूज कहते हैं और इसका मीनिंग होता है आउटसाइडर्स। एथनिक, एथनिक क्या होता है? कनेक्टेड विद और बिलोंगिंग टू ए नेशन और पीपल। किसी के साथ बिलोंग करना, किसी नेशन से बिलोंग करना या किसी व्यक्ति से बिलोंग करना। दैट शेयर ए कल्चरल ट्रेडिशन, वह व्यक्ति या राष्ट्र जो एक कल्चरल, सांस्कृतिक प्रथा को शेयर करता है, उसको हम एथनिक कहते हैं। हूल, हूल क्या है? रिवॉल्व्स बाय द सैंथोल। सैंथोल प्रजाति द्वारा जो विद्रोह किया गया, उस विद्रोह को हूल नाम दिया जाता है। ठेकेदार, ठेकेदार क्या होता है? ए पर्सन who undertakes to provide labor or material to do a job। ठेकेदार वह व्यक्ति होता है जो मजदूरों को काम पर रखने का काम करता है और मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। अपनी मजदूरी करते समय जो मटेरियल्स उन्हें चाहिए वो प्रोवाइड करने का कार्य करता है, उसको हम ठेकेदार कहते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द चैप्टर। अब हम चैप्टर के बारे में जानेंगे। इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रैंड कल्चरल कोएग्जिस्टेंस। अगर हम भारत की बात करें, हमारा जो भारत है, भारत की जो लैंड है वह अपने ग्रैंड कल्चर के लिए जानी जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी होती है कोएग्जिस्टेंस, सहयोग की भावना, एंड फ्यूजन ऑफ पीपल ऑफ डाइवर्स एथनिक स्टॉक। यहाँ पर विभिन्न एथनिक, एथनिक का मीनिंग होता है वो सब व्यूज, वैल्यूज जो लोगों के द्वारा मानी जाती हैं। और हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में इस तरह की जो वैल्यूज हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। डाइवर्स एथनिक हम देख सकते हैं। एक स्टॉक, संग्रह जो होगा एथनिक वैल्यूज का, वो बहुत अधिक डिफर है हमारे देश में। तो हमारी जो लैंड है वो एक डाइवर्स एथनिक स्टॉक के रूप में जानी जाती है। मैनी एथनिक ग्रुप, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, मिग्रेटेड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स, वो समय समय पर मिग्रेट होते रहे, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते रहे। एंड सेटल्ड इन डिफरेंट एरियाज अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और भारत के जो सब कॉन्टिनेंट एरियाज हैं, भारत के उपविभाग राज्य हैं, उन सब में वो सेटल्ड होते चले गए। प्रायर टू देयर अराइवल, उनके अराइवल की अकॉर्डिंग, मीन्स जिस समय पर वो किसी स्थान पर पहुंचे उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, सेवरल अदर कम्युनिटीज वर ऑलरेडी लिविंग इन दिस कंट्री। उनके आने से पहले भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो पहले से ही
हमारे देश में रह रहे थे। इन मॉडर्न पैरलेंस, अगर हम आधुनिक समय की बात करें, फॉर ऑल सच कम्युनिटीज, इस तरह के जितने भी समुदाय हैं, इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं, वी यूज द टर्म ट्राइबल्स और आदिवासीज। इन सब समुदायों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ट्राइबल्स या आदिवासीज। इन्हीं समुदाय को हम आदिवासी या ट्राइबल पीपल्स की संज्ञा देते हैं। These communities had their own system of administration. ये आदिवासी समुदाय कैसे होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है? इनकी विशेषता ये होती है कि ये किसी अन्य संग्रह के, अन्य समुदाय के अंडर ऑब्जर्वेशन में वर्क नहीं करते, बल्कि इनका अपना सिस्टम होता है प्रशासन को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का और सरकार को रन करने का। इनका जो सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, कस्टम्स है, प्रैक्टिस एंड लाइफस्टाइल्स हैं, ये अपनी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को मानते हैं, अपने रीति रिवाजों को मानते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं और अपना ही एक विशेष लाइफस्टाइल्स इनका पाया जाता है। आप जितनी भी आदिवासी प्रजातियों के बारे में जानेंगे, आपको हर आदिवासी प्रजाति का अलग अलग कस्टम देखने को मिलेगा, अलग अलग लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। उनका लाइफस्टाइल किसी से प्रभावित नहीं होता, वे अपने नियम खुद बनाते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये एक विशेष बात होती है इन आदिवासी प्रजातियों की। अगर हम एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आस्क करें कि व्हाट इज द यूनिक फीचर्स ऑफ दीज ट्राइबल कम्युनिटीज, तो आप क्या करेंगे? आपको आंसर यहीं से निकलने वाला है। इनकी यूनिक फीचर क्या होती है? ये अपना सिस्टम फॉलो करते हैं, अपनी इंस्टीट्यूशंस को रन करते हैं। ऑल थिंग्स यू कैन मेंशन इन दिस क्वेश्चन। तो आप वीडियो में जो चीजें आपको समझाई जाती हैं उनको अपनी बुक्स पर हाईलाइट करते रहिए, जिससे कि आप एग्जाम में आंसर्स को रन करने में, उनको फाइंड आउट करने में कोई परेशानी महसूस ना करें। They reside in remote, inaccessible highlands. अब ये रिसाइड का मीनिंग होता है रहना। ये कैसे एरियाज में रहते हैं? रिमोट, बहुत घने, इनएक्सेसिबल, ऐसे हाईलैंड्स एरिया जहां पर रहना पॉसिबल नहीं होता, या डिसोलेट फॉरेस्ट, घने जंगलों में ये रहते हैं। विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ, एडवेंट का मीनिंग होता है आगमन होना, द सिचुएशन अंडरवेंट ए डायनामिक चेंज, जो परिस्थिति थी वो उसमें डायनामिक, तेजी से बहुत अधिक चेंजेस आए। यू विल रीड इन दिस चैप्टर व्हाट इज द लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल वाज। हम जानेंगे कि ब्रिटिशर्स के आगमन से पहले जो ट्राइबल पीपल्स थे उनका रहन सहन कैसा था, और उनके आगमन के बाद, मीन्स ब्रिटिश रूल के आने के बाद ट्राइबल्स पीपल पर क्या रेस्पॉन्स उनको देखने को मिला और उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस हुए। All things we know in this chapter in next part. Now the tribal way of life, हम देख रहे हैं tribal way of life कैसा था। In India there are approximately 67.7 million आदिवासीज। अगर हम संख्या की बात करें तो हमारे देश में लगभग 67.7 मिलियन आदिवासी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। This term literally means original people or inhabitants ऑफ द लैंड। इस टर्म को हम अगर साहित्यिक भाषा में इसका मीनिंग निकालते हैं तो ओरिजिनल पीपल्स, वे वास्तविक पीपल्स और किसी लैंड पर रहने वाले पीपल्स को हम ट्राइबल पीपल्स के रूप में जानते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ द ट्राइबल हिस्ट्री आर, यहाँ पे अगर हम बात करें सोर्सेज की, ट्राइबल पीपल्स के बारे में हमें जानना है, अगर ट्राइबल हिस्ट्री को जानना है तो उसका मेन सोर्स क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स? इट्स इज बैलेड्स एंड फोकलोर। उनके द्वारा यूज किए गए बैलेड सॉन्ग्स, फोकलोर्स, उनकी जो डांस फॉर्म्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनके माध्यम से हम इन आदिवासी पीपल्स के बारे में जान पाते हैं। विच आर ट्रांसफर्ड ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इस तरह के जो बैलेड सॉन्ग्स हैं ये ट्रांसफर किए गए, हस्तांतरित किए गए ऑरली, ओरल रूप में। इनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वन जनरेशन टू अदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ट्रांसफर किए गए, हस्तांतरित किए गए ऑरल फॉर्म में। और इनसे अलग जो सोर्सेज मान सकते हैं हम, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडिविजुअल पीसेंट्स पिटिशंस, अलग अलग समुदाय से रिलेट करने वाले पीसेंट्स किसान हैं, पिटिशंस है, उनके द्वारा दायर की गई याचिकाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स है, प्रशासन के द्वारा उन याचिकाओं पर क्या क्या कदम उठाए गए, उनकी प्रोसीडिंग की रिकॉर्ड्स हैं,
इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स हैं एंड देयर जजमेंट, और उन प्रावधानों को हम जजमेंट के रूप में जो जो लागू किए गए उनके माध्यम से भी हम ट्राइबल हिस्ट्री के पीपल्स के बारे में जान सकते हैं। आपके बुकलेट में जब क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं वहां पर यही चीजें मेंशन की गई हैं कि आपको सोर्सेज बताने हैं ट्राइबल हिस्ट्री के, तो आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ आपका सोर्स उसमें देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है ऑडियो सुनते हुए, वीडियो सुनते हुए, कि आपको किस तरह से आंसर्स को फाइंड आउट करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोसाइटी, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। व्हाट इज द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल पीपल्स? इन प्री कॉलोनियल इरा, ब्रिटिशर्स के आगमन से पहले ट्राइबल कम्युनिटीज इनहैबिटेड इन फॉरेस्ट, जो ट्राइबल पीपल्स थे, समुदाय थे, वो जंगलों में या पहाड़ी एरियाज में रहते थे। ट्राइबल सोसाइटीज डिड नॉट हैव रिजिड सोशल डिविजन्स akin टू अदर कम्युनिटीज, उनका कोई विशेष रिजिड सोशल डिवीजन नहीं था, सामाजिक विभाजन नहीं था जिस तरह से अन्य समुदाय का होता था। हम अगर अपने भारत की बात करें, हमारे भारत में जो समुदाय हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन समुदाय में डिवाइडेड थे, लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज इस तरह के किसी भी डिवीजन को नहीं मानती थी। इनफैक्ट दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी, वास्तव में इनमें क्या डिफरेंस था, वे समानता में बिलीव करती थी। तो क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल सोसाइटीज एंड अदर कम्युनिटीज? मेजर डिफरेंस यहीं पर मेंशन हो रहा है आपका, कि क्या डिफरेंस माना जाएगा ट्राइबल सोसाइटीज में और अदर कम्युनिटीज में। ये किसी भी डिवीजन को नहीं मानते थे और इक्वालिटी में बिलीव करते थे। ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्राइबल ऑन लैंड, जितने भी ट्राइबल पीपल्स थे उनके पास अपनी अपनी जमीनें थी। दे लैड ए नोमैडिक लाइफस्टाइल, वो एक नोमैडिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे। हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, शिकार करना और जंगलों में उपजे हुए प्रोडक्ट्स को गैदर करना, इकट्ठा करना, वाज देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, उनका प्रमुख व्यवसाय माना जाता था। फॉर इंस्टेंस बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया, कॉर्न्स इन ऑफ ओडिशा, यहाँ पर प्रजातियों के नाम बताए गए हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बेगास, कॉर्न्स ओडिशा में पाई जाने वाली। हैबिटली वैंट ऑन कलेक्टिव हंट्स, ये यहाँ पर रहते थे और कलेक्टिवली हंट्स, समूह में शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, एज वेल एज कलेक्टेड एडिबल फ्रूट्स एंड रूट्स, और जंगलों में पाए जाने वाले खाने योग्य फ्रूट्स और रूट्स को संग्रहित करते थे। बिसाइड्स दे ऑल्सो यूज्ड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनसे अलग वो जंगलों में उपजे हुए प्रोड्यूस, उत्पादों को मेडिसिनल पर्पज से संग्रहित करते थे। मैनी लाइक, इसी तरह से अगर हम आगे देखें, अन्य प्रजातियां जैसे वैन गुज्जर जो पंजाब हिल्स में पाई जाती है, लंबाडीज आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं, गैडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड बैकवाल्स ऑफ कश्मीर, प्रैक्टिस्ड पोस्टोरिज्म, इसी तरह से ये पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित किए गए व्यवसाय को फॉलो करते थे। यहाँ पर आपको प्रजातियों के नाम दिए गए हैं, आपको बुकलेट में एक वर्क दिया गया है, प्रजातियों के नाम दिए गए हैं आदिवासी प्रजातियों के, आपको उनका रीजन बताना है, कहाँ कहाँ पर वो सिचुएटेड है। तो आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहीं से आपको उनके रीजंस फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चंस कंप्लीट करते हुए। दोज ट्राइबल इनहैबिटिंग हिली एंड फॉरेस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इस तरह के जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो कहाँ रहते थे, हिली और फॉरेस्टेड रीजन्स में रहते थे। नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया वर एंगेज्ड इन शिफ्टिंग एंड जूम कल्टीवेशन, इस तरह के ट्राइबल पीपल मेन रूप से एक कल्टीवेशन के लिए एक तरीका यूज करते थे जिसको हम जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। टू अलाउ द सन रीच द ग्राउंड, अपनी लैंड तक सन की किरणों को पहुंचाने के लिए। द कल्टिवेटर्स बर्न्ड, इस तकनीक में क्या किया जाता था, इस मेथड में क्या करते थे, वो सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचाने के लिए वे अपनी जो अवशेष हो जाते थे फसलों के कटने के बाद उनको जला देते थे। ऑन द लैंड, वेजिटेशन को लैंड पर जला देते थे। एंड कट द ट्री टॉप्स, और जो पेड़ों के ऊपरी हिस्से होते थे, ट्री टॉप्स होते थे, उनको कट कर देते थे। दे यूज द अश एज फर्टिलाइजर्स, फसलों को जलाने के बाद जो अश मीन्स होता है राख होती थी, उसको वो फर्टिलाइजर्स, खाद के रूप में अपनी लैंड पर यूज करते थे। एंड स्कैटर्ड द सीड ऑन द लैंड फॉरवर्ड बाय द हू एक आपका एक औजार है, हथियार है, जिसकी सहायता से वो लैंड को समतल बनाते थे फसल उगाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट लैंड वाज लेफ्ट फेलो फॉर सेवरल ईयर्स, और फसलों की कटाई के बाद लैंड को कुछ ईयर्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था।
तो व्हाट इज जूम कल्टीवेशन? ऑल दिस प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन आपका यही है, इसमें आपको बताना है कि जूम कल्टीवेशन में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। बिसाइड सम ट्राइबल ग्रुप्स, इनसे अलग कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे डिड और जॉब्स, वो अन्य तरह के कार्य भी करते थे, जैसे कैरिंग लॉट्स, बोझ उठाना, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स का निर्माण करना, एंड वर्किंग इन फील्ड्स ऑफ पीसेंट्स, अन्य किसानों के खेतों में काम करना। द ट्राइबल पीपल्स मोस्टली बार्टर्ड देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वे लेन देन के लिए बार्टर्ड सिस्टम का, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया करते थे। एट टाइम्स दे परचेज गुड फ्रॉम द ट्रेडर्स, और उस समय पर वो सामान को ट्रेडर से, व्यापारियों से खरीदते थे। अभी तक हमने क्या देखा? हमने अभी तक जाना ट्राइबल्स वे ऑफ लाइफस्टाइल बिफोर द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के आगमन से पहले किस तरह का लाइफस्टाइल ट्राइबल पीपल्स जीते थे। अब हम देखेंगे हाउ द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स की जो लाइफस्टाइल थी उसको किस तरह से इफेक्ट किया ब्रिटिश शासन ने। आफ्टर द ब्रिटिश एडवेंट, ब्रिटिशर्स के आगमन के बाद मैनी ट्राइबल एरियाज कम अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे ट्राइबल्स पीपल्स के जो ब्रिटिशर्स से प्रभावित हुए, और द ट्राइबल्स वर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, सबसे बड़ा प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिला। किस रूप में? क्रिश्चियन मिशनरीज, मनी लैंडर्स, ठेकेदार, प्लांटर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड जमींदार एनक्रोच्ड अपॉन ट्राइबल हैबिटेशंस, जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज थी, मनी लैंडर्स थे, महाजन थे, ठेकेदार थे, प्लांटर्स थे, और ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे और जमींदार थे, उन सब ने अपना आधिपत्य, एनक्रोच का मीनिंग होता है आधिपत्य, स्थापित करना शुरू कर दिया इन ट्राइबल्स हैबिटेशंस के ऊपर, विच रिजल्टेड इन नंबर ऑफ प्रॉब्लम, जिसके कारण उन्हें बड़ी संख्या में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इवन दो एडमिनिस्ट्रेटिंग द ट्राइबल एरियाज वाज टफ, yet ब्रिटिश मैनेज टू गेन एक्सेस, जैसे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्राइबल्स एरियाज में था वो बहुत टफ था, लेकिन उन सब पर ब्रिटिशर्स ने अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया और उसमें सफलता भी हासिल की। एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल, उन्होंने उन सभी रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर अपना कंट्रोल कर लिया जो ट्राइबल्स एरियाज में आते थे। देयर पॉलिसी वाज टू कीप द ट्राइबल्स, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो क्या थी? ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उन ट्राइबल्स पीपल्स को अपने अंडर कंट्रोल में लेना, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीकों को आजमाया था, जैसे कि लॉस ऑफ पावर, इसके कारण जो ट्राइबल्स चीफ होते थे, मींस जो ट्राइबल्स पीपल्स को कंट्रोल करते थे, पावरफुल शासक होते थे, उनकी जो पावर थी उसको कम कर दिया गया कॉलोनियल पीरियड्स में। दे इंजॉय इकोनॉमिक पावर एज वेल एज अथॉरिटी ऑफ फेम लॉज रिलीज ऑन टू लैंड, पहले उनके पास आर्थिक पावर थी, अथॉरिटी थी ट्राइबल्स फॉरेस्ट की, लेकिन सम ट्राइबल्स सच एज भील, साउथर्न गुजरात कलेक्टेड टैक्स, वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आगमन के बाद दीज ट्राइबल्स चीफ्स, इन ट्राइबल्स चीफ्स को सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से हाथ धोना पड़ा, उनके पास कोई पावर अब नहीं रह गई थी, एंड हैड टू पे ट्रिब्यूट टू कॉलोनियल रूल्स, और उन्हें ब्रिटिश शासन के अंडर कंट्रोल में वर्क करना पड़ा। उनके पास जो ट्रेडिशनल राइट्स थे फॉरेस्ट पर, वो सब उनके पास से खत्म कर दिए गए। अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के कारण वो जंगलों में पाए जाने वाले मटेरियल्स को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। यहाँ पर एक वंडरफुल टू नो फैक्ट है, महाश्वेता देवी हैज बीन ग्रेटली इन्वॉल्व विद द ट्राइबल कम्युनिटीज विद इन इंडिया, भारत में महाश्वेता देवी को जाना जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए वर्क करने के लिए। शी इज रिनाउंड बंगाली राइटर, वो एक बंगाली राइटर थी। शी इज लॉन्ग टाइम कंपेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ दीज कम्युनिटीज, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम किया इन ट्राइबल्स पीपल्स के लिए। शी हैज रिटन मैनी स्टोरीज ऑन द प्लाइट्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स, और उन्होंने आदिवासियों के जो शोषण हुआ ब्रिटिशर्स के दौरान उन सब के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा है। नेक्स्ट क्या इफेक्ट देखने को मिला? ट्राइबल्स डिस्पोज्ड ऑन देयर लैंड, उनको अपनी लैंड से बेदखल कर दिया गया। द कंपनी फोर्सफुली टुक ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ट्राइबल्स लैंड्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा उनकी लैंड को फोर्सफुली छीन लिया गया। दीज लैंडलेस ट्राइबल्स बिकेम वेज लेबर्स, अब ये लैंडलेस ट्राइबल्स
वेज लेबर्स बन गए, मजदूरी पे काम करने वाले वर्कर्स के रूप में जाने लगे। तो सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ, लैंडलेस हो चुके थे वो। फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन टू सेटल्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि वो लैंडलेस हो चुके थे। पहले वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करते थे, लेकिन अब उनको एक सेटल्ड एग्रीकल्चर की फॉर्म को अपनाना पड़ा। द ब्रिटिशर्स वांटेड द नोमैडिक ग्रुप टू सेटल डाउन एज इट वुड बी इजियर टू मॉनिटर एंड एडमिनिस्ट्रेट देम। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कुशल बनाने के लिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये नोमैडिक पीपल एक प्लेस पर सेटल्ड हो जाएं, जिससे कि वो उनको अपने अंडर कंट्रोल में रख सकें। फॉर दिस दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स, इसके लिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। ये लैंड सेटलमेंट्स आप पढ़ चुके हो मिड टर्म में, परमानेंट सेटलमेंट्स, रोटवारी सेटलमेंट्स, ऑल सेटलमेंट्स यू नो इन मिड टर्म, अकॉर्डिंग टू विच ब्रिटिशर्स मीजर्ड द लैंड। अब लैंड को मीजर किया जाता था और उसके अकॉर्डिंग रिवेन्यू उनसे वसूल किया जाता था। सम ट्राइबल्स वर डिक्लेयर्ड एज लैंड ऑनर्स, उनमें से कुछ ट्राइबल्स को लैंड ऑनर्स डिक्लेयर किया गया, जबकि कुछ को टेनेंट्स, अब वो किराए मजदूर के रूप में वर्क करते थे अन्य की जमीनों पर। अब उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जगह सेटल्ड एग्रीकल्चर को फॉलो करना पड़ता था, जो कि बहुत अधिक डिफिकल्ट था इन ट्राइबल्स पीपल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्केर्स एंड सॉइल्स वाज ड्राई, क्योंकि यहाँ की जो जमीन थी वो सख्त थी और मिट्टी ड्राई होती थी। Nevertheless, ड्यू टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन मैनी एरियाज, लेकिन प्रोटेस्ट विद्रोह होना स्वाभाविक था अन्य कुछ एरियाज में, जैसे नॉर्थ ईस्ट। ब्रिटिशर्स वर कंपेल्ड टू अलाउ द ट्राइबल्स टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसके कारण कुछ एरियाज में ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा और उन्होंने आज्ञा दी उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करने की। हाई रिवेन्यू डिमांड, नेक्स्ट इज हाई रिवेन्यू डिमांड पॉलिसी उन्हें फॉलो करनी पड़ती थी। आल ट्राइबल्स ग्रुप वर नॉट डेप्राइव्ड टू देयर लैंड, उनको निष्कासित कर दिया गया था उनकी लैंड से और लैंड पर कर वसूल किया जाता था। हाउएवर द रिवेन्यू फिक्स्ड वाज वेरी हाई, और जो रिवेन्यू फिक्स किया जाता था वो ऑलरेडी बहुत अधिक मात्रा में वसूल किया जाता था। ऑन द नो पेमेंट ऑफ रिवेन्यू ट्राइबल्स वर ऑफन इविक्ट देयर लैंड, और अगर वो रिवेन्यू नहीं दे पाते थे तो उनको अपनी लैंड से बेदखल कर दिया जाता था। Moreover, in order to pay revenue, the tribals took loans. अपनी लैंड का कर चुकाने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता था मनी लैंडर से with high rate, and when they were unable to pay back, और जब वे उसको नहीं अदा कर पाते थे तो उनको उनके जो मवेशी होते थे, कैटल्स होते थे, कार्ड्स होते थे, उनको उनसे मनी लैंडर उनसे वो ले लेते थे। एज अ रिजल्ट लैंडलेस ट्राइब्स वर पुश्ड, इसके कारण उनको मजबूरन भेंट बेगारी करनी पड़ी, बिना पेमेंट के मजदूरी करनी पड़ी, एंड लेबर्स विदाउट पेमेंट, भेंट बेगारी वो करने लगे थे। इस तरह का इफेक्ट हमें देखने को मिला। चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ चेंज हो चुके थे। न्यू फॉरेस्ट लॉ डिक्लेयर, अब जो प्रॉपर्टी होती थी जंगलों की वो सब कुछ किसके कंट्रोल में आ गई थी, ब्रिटिशर्स के। आदिवासी को अधिकार नहीं थे जंगलों में पाए जाने वाले प्रोड्यूस को यूज करने के लिए, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। देयर वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड ऑन द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो कलेक्ट नहीं कर पाते थे, कटिंग ट्रीज नहीं कर सकते थे, शिकार नहीं कर सकते थे। इन सम एरियाज ट्राइबल्स वर इवन नॉट अलाउड टू स्टे इन फॉरेस्ट, और कुछ एरियाज में तो उन्हें जंगलों में रहने की इजाजत भी नहीं दी गई थी। इन ट्राइबल्स often their own convenience, the colonial rulers allowed the tribals to stay in forest and use them cheap labor, और जिन एरियाज में उन्हें जंगलों में रहने की इजाजत थी वहां पर उन्हें चीप लेबर, सस्ते लेबर के रूप में उनको यूज किया जाता था। बेगास वर एम्प्लॉयड एज फॉरेस्ट गार्ड, जैसे कि बेगास जाति के लोग उनको फॉरेस्ट गार्ड के रूप में या फायर वॉचर्स के रूप में रखा जाता था वर्क के लिए। The tribals considered the forest and produce as their belonging. They vehemently protested against the laws of British. In this land of the English, how hard it is to live. ये ब्रिटिशर्स के लिए कहे गए वर्ड्स हैं कि ब्रिटिशर्स के अंडर में रहना कितना मुश्किल है। इस तरह से वो विद्रोह करते थे। यहाँ पर एक स्लोगन, ये एक रिवेन्यू है, मीन्स यहाँ पर एक लेख दिया गया है न्यूज़पेपर में छपा हुआ जो बताता है कि किस तरह की हार्ड रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ता था। रोल ऑफ द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, इन सब प्रक्रिया में जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, और मनी लैंडर्स का क्या रोल था। ऑल दिस ट्राइबल्स वर सेल्फ सफिशिएंट, सभी सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर थे, लेकिन
जैसे जैसे वो ब्रिटिशर्स के आगमन में आए वो सब डिपेंडेंट हो गए थे अन्य सोर्सेज के लिए, किन पर, ट्रेडर्स पर, मिडिलमैन्स पर और मर्चेंट्स पर, और जो सामान वो खरीदते थे उन पर हाई प्राइस उनके से लिया जाता था। एंड ट्राइबल्स रिगार्डेड एज देम आउटसाइडर्स, इस कारण से जो ट्राइबल्स पीपल्स थे वो इन ट्रेडर्स को, मिडिलमैन्स को और मर्चेंट्स को आउटसाइडर्स की संज्ञा देते थे। At that time, the tribals took loans from the money lenders. मनी लैंडर से लोन लिया जाता था और मनी लैंडर्स उनको चीट करता था, हाई रेट पर उनको कर उधार दिया जाता था पैसा। एज ए रिजल्ट दे वर caught in cycle of debt, जिसके कारण वो एक ऋण चक्र में फंस चुके थे। All these changes led the development of negative situation, जिसके कारण एक नेगेटिव सिचुएशन डेवलप हो चुकी थी ट्राइबल सोसाइटीज में। और इसी के कारण फर्स्ट फेज, विद्रोह का फर्स्ट फेज सामने आया, हु लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल लैंड्स राइट, जिसको हम रिवॉल्ट्स ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। सर्च फॉर वर्क, ट्राइबल्स पीपल्स अब क्या थे, अपनी लैंड से बेदखल हो चुके थे। अब उनको काम की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने लगे थे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्लांटर्स इन आसाम प्लांटेशंस में काम करते थे, कोल माइंस झारखंड, एंड कम सैलरी पर उनको वर्क करने के लिए फोर्स किया जाता था। ट्राइबल्स रिवॉल्ट, अब हम बात करेंगे ट्राइबल्स रिवॉल्ट की, क्रांति की। ड्यू टू अप्रेसिव लॉज, जो कठिन लॉ बनाए गए, कानून बनाए गए, उनको फॉलो किया गया। ट्रेडर्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन था, मिडिलमैन के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन था, उसके कारण मोस्ट नोटेबल ट्राइबल्स रिवॉल्ट, विद्रोह करना शुरू किया। वर ऑफ मुंडाज इन बिहार, यहाँ पर कुछ ग्रुप बताए गए हैं जैसे मुंडाज, गोंड्स, खासीज, भिल्स, अलग अलग प्लेस पर इन सब ने विद्रोह करना शुरू किया। सेंथॉल्स रिवॉल्ट, कॉल रिबेलियन, दीज वाज कॉल रिबेलियंस ऑफ, इनको हम कॉल रिबेलियंस के नाम से जानते हैं। इन सभी विद्रोह को कॉल रिबेलियन का नाम दिया जाता है। और यह कब की हुई थी, 1831 से 32 के बीच में। बास्टर रिबेलियन इज 1910, Santhal rebellion in 1855 was directed against all outsiders, जितने भी आउटसाइडर्स थे उनके खिलाफ यह रिवॉल्ट की गई थी। इसी को हम, इन्हीं सब रिवॉल्ट को सैंथोल फूल का नाम दिया जाता है या सैंथोल लिबरेशन मूवमेंट का नाम भी दिया जाता है। मुंडा रिबेलियन क्या थी, ए विजन ऑफ गोल्डन एज, एक नए स्वर्ण युग की ओर, विजन, स्वप्न, मुंडा रिबेलियन का नाम इसको दिया जाता है। मुंडा रिबेलियन वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्राइब रिवॉल्ट, यह सबसे प्रमुख ट्राइबल रिवॉल्ट में मानी जाती है 19th सेंचुरी। बिरसा मुंडा, जिसका जन्म उत्तीचू रांची में हुआ था, वह इस रिवॉल्ट का फाउंडर माना जाता है। वह बहुत छोटी एज में ही बहुत अधिक सेंसिटिव हो गए थे बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उस शोषण के कारण। और His people by the Dikus means outsiders, उन outsiders के द्वारा जो शोषण किया जाता था उसके खिलाफ। He was also against the system of भेंट बेगारी, वो भेंट बेगारी और forced labor के खिलाफ थे। बिरसा वांटेड टू रिफॉर्म, उनका जो एक एम था, क्या था, वो रिफॉर्म करना चाहते थे ट्राइबल सोसाइटीज को, रिकवर इट्स ग्लोरियस पास्ट, उसको उसके ग्लोरियस पास्ट तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ही अर्ज्ड हिज ट्राइबल्स मेंबर्स टू गिव, उन्होंने शपथ ली थी कि वो गिव अप, वो छुड़वाएंगे उन मेंबर्स की ड्रिंकिंग लिक्विड, प्रैक्टिसिंग एनिमल सेक्रीफाइस, नशे की आदत को, सेक्रीफाइस बलि देने की आदत को, और अन्य जितनी भी बुराइयां उनके द्वारा की जाती थी उन सबको छुड़वाने की कोशिश करेंगे। बिरसा वांटेड टू रिस्टोर द ग्लोरियस पास्ट, वो अपने समुदाय का ग्लोरियस पास्ट, जो आकर्षक अतीत था, उसको वापस लाना चाहते थे, यही उनका स्वप्न था। ही ऑल्सो वॉन्टेड हिज फेलो बैथर टू वंस अगेन कल्टिवेट देयर ओन लैंड, और वो चाहते थे कि जो लैंड उनसे छीन ली गई है वो अपनी लैंड पर वापस काम कर सके, और क्लचर्स, जो जाल था लैंडलॉर्ड्स का, उससे बाहर निकल सके। इसके लिए उन्होंने द मेन रिवॉल्ट ब्रोक आउट ऑफ साउथ ऑफ रांची में एक रिवॉल्ट, विद्रोह शुरू हुआ, जिसको हम उल्लंघन और ग्रेट टुमल्ट के नाम भी देते हैं। इट एम एट ड्राइविंग आउट द ब्रिटिशर्स एंड एस्टैब्लिशिंग बिरसा राज, इसका एक एम था ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना और बिरसा राज को एस्टैब्लिश करना। इस रिवॉल्ट के कारण छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट लागू किया गया इन 1908 एंड पास आफ्टर द मुंडा रिवेलियन के बाद, जिसके कारण, इस एक्ट के कारण भेंट बेगारी को एक क्राइम घोषित कर दिया गया और उसको बैन कर दिया गया। मैनी स्मॉलर मूवमेंट इन दिस रीजन्स वर इंस्पायर्ड बाय द मुंडा रिवेलियन, इसी तरह के छोटे छोटे
कार्य किए गए इस रिबेलियन के कारण चेंज हुए और ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा इन आदिवासी क्रांति के कारण। तो ये सब हमने इस चैप्टर में जाना, किस तरह से जो बिरसा मुंडा थे, किस तरह से उनको फोर्स किया गया, बिरसा मुंडा के द्वारा फोर्स किया गया ब्रिटिशर्स को अपने नियम वापस लेने के लिए। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बुक वर्क एंड बुकलेट वर्क। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बुकलेट वर्क की। तो आप चैप्टर को ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और अपने चैप्टर में जो जो बातें समझाई गई हैं उनको फॉलो कर